नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी प्रवास के बारे में। ठीक है, प्रवास क्या होता है, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, प्रवास कितने प्रकार का होता है, प्रवास से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से थे, इस पर हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यानी पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये एकरमैन महोदय का चित्र है। ठीक है, क्योंकि विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में सर्वप्रथम इन्होंने ही बांटा था। ठीक है, विश्व को विभिन्न भागों में जनसंख्या और संसाधनों के वितरण में अत्यधिक विषमता देखने को मिलती है। यानी अगर हम पूरे विश्व का अध्ययन करते हैं तो ना तो जनसंख्या समान हर जगह है और ना संसाधन हर जगह समान है, यानी इनमें विषमता देखने को मिलती है। कहीं पर संसाधनों की बहुलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा संसाधन है, तो कहीं इनका अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार कहीं पर प्रौद्योगिकी के विकास से वहाँ के संसाधनों के विकास संभव हुआ है, जबकि कई प्रदेशों में पर्याप्त संसाधन होते हुए भी प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन के कारण उनका विदोहन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि संसाधन होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रौद्योगिकी, यानी वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है। अगर संसाधन कम भी होंगे लेकिन प्रौद्योगिकी हमारी बहुत अच्छी होगी तो हम संसाधनों का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। लेकिन संसाधन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं लेकिन प्रौद्योगिकी अगर पिछड़ी हुई है तो उनका हम विदोहन नहीं कर पाते। ठीक है, इसी प्रकार असमानता जनसंख्या के वितरण में भी देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जहाँ एक और मानसून एशिया, पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग सघन जनसंख्या, यानी जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, वाले क्षेत्र हैं, वहीं दूसरी ओर सहारा, कालाहारी, अरब, थार, गोबी, मंगोलिया, अटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय क्षेत्र तथा अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और उत्तरी साइबेरिया के शीतल भाग लगभग निर्जन हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो जनसंख्या भी रहती है वो बहुत कम मात्रा में रहती है, इसीलिए लगभग निर्जन शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं मध्य अफ्रीका के घने जंगली भाग भी लगभग निर्जन हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनसंख्या संसाधन प्रदेश का तात्पर्य क्या है। ऐसे क्षेत्र या प्रदेश से है जिनके अंतर्गत जनसंख्या और संसाधनों के पारस्परिक संबंधों अर्थात जनसंख्या संसाधन अनुपात से उत्पन्न प्रतिरूपों में समरूपता देखने को मिलती है। यानी कि जनसंख्या और संसाधन का अनुपात कैसा है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक तरफ पॉपुलेशन है, एक तरफ रिसोर्स है, तो क्या जनसंख्या और संसाधन बराबर हैं, या पॉपुलेशन प्लस है और संसाधन माइनस हैं, या पॉपुलेशन कम है और संसाधन प्लस हैं। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों को हम जनसंख्या संसाधन अनुपात के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था वो बांटा था 1967 में एकरमैन महोदय ने, तो ये आपको नाम याद रखना है, द्वारा संपूर्ण विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त करके उनका विश्लेषण किया गया। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के निर्धारण के लिए एकरमैन ने 3 मौलिक आधारों का प्रयोग किया। ठीक है, यानी कि उन्होंने विश्व को जब जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा तो कौन कौन से आधार लिए, वो 3 आधार थे। पहला था जनसंख्या, दूसरा था संसाधन और तीसरा था प्रौद्योगिकी। ठीक है, एकरमैन ने जनसंख्या और संसाधन की तुलना में प्रौद्योगिकी को
प्रौद्योगिकी के विकास और प्रयोग पर विशेष बल दिया। यानी इन्होंने जो 3 आधार बनाए उन सब में इम्पोर्टेंट किसको माना? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी को माना। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी के अभाव में संसाधनों के होते हुए भी उनका विकास तथा प्रयोग संभव नहीं हो पाता। इसके लिए अधिक जनसंख्या नहीं बल्कि कुशल जनसंख्या की आवश्यकता होती है। यानी कि विश्व में अगर किसी देश के पास कुशल जनसंख्या है तो अगर उसके पास संसाधन नहीं भी हैं तब भी वह बेहतर उपयोग कर पाएगा जितना संसाधन उसके पास उपलब्ध है। उदाहरण के लिए जापान के पास संसाधन कम है लेकिन जनसंख्या उनकी कुशल है, इसलिए यह एशिया का विकसित देश है। ठीक है। होती है। विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, कम जनसंख्या संसाधन अनुपात वाले प्रौद्योगिकी स्रोत क्षेत्र जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या कम है, संसाधन भी लगभग कम है, लेकिन प्रौद्योगिकी बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरा है उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात, यानी जनसंख्या भी ज़्यादा है, संसाधन भी ज़्यादा है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी विश्व है। ठीक है। तो उसे हम कहेंगे यूरोपीय प्रकार। तीसरा है कम जनसंख्या संसाधन अनुपात, यानी जनसंख्या भी कम है, संसाधन भी कम है और प्रौद्योगिकी की भी कमी है। उसे हम क्या कहेंगे? ब्राज़ील प्रकार। उच्च जनसंख्या अनुपात, यानी जनसंख्या भी ज़्यादा है, संसाधन भी ज़्यादा है, लेकिन प्रौद्योगिकी की कमी है, तो वो होगा चीन और मिस्र प्रकार। ठीक है। तीसरा है और लास्ट है कुछ खाद्य उत्पादक संसाधनों वाले प्रौद्योगिकी की कमी वाले क्षेत्र जैसे आर्कटिक रेगिस्तान प्रकार। ठीक है। ये एकरमान महोदय ने 5 प्रकार बताए थे। इनमें दोस्तों पहला प्रकार है आपका संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, यानी यूनाइटेड स्टेट टाइप्स रीजन। इस प्रकार के प्रदेश जनसंख्या संसाधन संबंध के दृष्टिकोण से सर्वाधिक विकसित हैं तथा सर्वोत्तम स्थिति में हैं। ठीक है। ऐसे प्रदेशों में संभाव्य और ज्ञात दोनों प्रकार के संसाधनों की विशाल राशि है, यानी संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है और प्रौद्योगिकी भी अत्यंत विकसित अवस्था में है, यानी संसाधन भी पर्याप्त हैं, प्रौद्योगिकी भी अत्यंत विकसित अवस्था में है और जनसंख्या तो है ही। और जनसंख्या का आकार विकसित संसाधनों की तुलना में कम है, यानी संसाधन विकसित हैं और जनसंख्या कम है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय एवं मानव जीवन स्तर उच्च है। ठीक है। कौन से? संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार। इसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मध्य व पूर्वी रूस, नवीन बसाए गए क्षेत्र सम्मिलित हैं इसमें। परिणामस्वरूप इन प्रदेशों में मानव जीवन स्तर अति उच्च है तथा अर्थव्यवस्था समृद्धशाली है। ठीक है। इसके बाद है यूरोपीय तुल्य प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास की दृष्टि से उन्नत हैं, यानी कि यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ उपलब्ध संसाधनों का लगभग पूर्ण विकास हो चुका है, यानी जितना संसाधन था लगभग उन्होंने पूर्ण विकास कर लिया है। किंतु जनसंख्या अधिक होने के कारण, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे क्या ज़्यादा है, जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है। इस प्रकार के प्रदेशों में संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश की तुलना में प्रति व्यक्ति आय कम है, यानी यूएसए की तुलना में जो यूरोपीय तुल्य प्रदेश है उनकी प्रति व्यक्ति आय कम है, लेकिन जीवन स्तर नीचा है यूएसए की तुलना में। इसके अंतर्गत वे प्रदेश सम्मिलित हैं जो आधुनिक विकास की श्रृंखला में अग्रणी रह चुके हैं, रह चुके हैं। ठीक है। किंतु जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च होने के कारण यहाँ उच्च जीवन स्तर बनाए रखना एक चुनौती बना हुआ है। यूरोपीय तुल्य प्रदेशों के अंतर्गत कुछ देश हैं जैसे
पश्चिमी यूरोपीय देश जितने भी हैं, दक्षिण यूरोप के कुछ देश तथा एशिया का जापान देश भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रकार जैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इटली तथा जापान इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख देश हैं जिनकी गणना विकसित राष्ट्रों में होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इन देशों में जो मृत्यु दर और जन्म दर वो दोनों अत्यंत निम्न हैं, यानी ना तो बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं और ना तो बहुत ज़्यादा लोग जन्म लेते हैं, दोनों निम्न हैं। यही कारण है कि कई दशकों से जनसंख्या अति मंद गति से बढ़ रही है या लगभग स्थिर दशा में है। इसके बाद तीसरा प्रकार है आपका मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश, इजिप्शियन और चाइनीज टाइप रीजन्स। इन प्रदेशों में संसाधन की तुलना में जनसंख्या बहुत अधिक है, यानी संसाधन कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या संसाधन अनुपात उच्च है, किंतु प्रौद्योगिकी अभी अल्प विकसित या पिछड़ी अवस्था में है। यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, संसाधन कम है, ठीक है, और प्रौद्योगिकी की भी कमी है या पिछड़ी हुई अवस्था में। इसके अंतर्गत दोस्तों आने वाले देश वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं और अधिकांश जनसंख्या कृषि आदि प्राथमिक कार्यों से जीविका प्राप्त करती है। लगभग 3/4 या इससे अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। ठीक है, कृषि कार्यों की प्रमुखता है, ग्रामीण पर्यावरण है, यानी कि ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। प्रति व्यक्ति अल्प व निम्न जीवन स्तर है, यानी प्रति व्यक्ति आय कम है, निम्न जीवन स्तर है। रूढ़िवादी जीवन पद्धति है, यानी कि यहाँ के लोग भगवान को ज़्यादा मानते हैं, अंधविश्वासी हैं आदि इन प्रदेशों की प्रमुख विशेषताएं हैं। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव तथा निर्भरता के कारण इन प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि का मतलब होता है दोस्तों कि जब कृषि अपना और परिवार का पेट पालने के लिए की जाती है तो उसे गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। जनसंख्या संसाधन संबंध की दृष्टि से मिस्र तुल्य प्रदेश मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी यूरोप में स्थित देश आते हैं। इसके साथ साथ पूर्वी एशिया में जैसे कि चीन, कोरिया, दक्षिण एशिया में जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण पश्चिम एशिया में अफ़गानिस्तान, टर्की, लेबनान, साइप्रस आदि देश आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत किस जनसंख्या प्रदेश में आता है, तो वो मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश में आता है। इसके बाद जैसे लैटिन अमेरिकी देश हैं पेरू, कोलंबिया, हैटी, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर। दक्षिणी यूरोप के देश जैसे सिसिली, यूनान, युगोस्लाविया, अल्बानिया आदि और अफ्रीका में मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ से आपको इसे प्रमुख रूप से याद रखना है क्योंकि भारत अपना मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, तो ये आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। इसके बाद चौथा प्रमुख प्रदेश है, उसका नाम है ब्राज़ील तुल्य प्रदेश यानी ब्राज़ीलियन टाइप रीजन्स। इस वर्ग के अंतर्गत ऐसे प्रदेश सम्मिलित हैं जो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है, अर्थात ज्ञान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या कम है। यानी अब कहने का मतलब है यहाँ पे संसाधन ज़्यादा है, जनसंख्या कम है और प्रौद्योगिकी भी पिछड़ी हुई अवस्था में है। ऐसे प्रदेशों में अधिक क्षेत्रीय विस्तार के साथ ही संभाव्य संसाधनों की प्रचुरता है। संभाव्य संसाधनों का मतलब है दोस्तों जिनका भविष्य में अत्यधिक विकास हो सकता है, किंतु ये विभिन्न भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवरोधों के कारण अल्प विकसित हैं। भविष्य में उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रयोग होने पर यहाँ मानव उपयोग के लिए अधिकाधिक संसाधन प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं हैं।
इन संसाधनों के विकसित होने पर ये प्रदेश और अधिक जनसंख्या के पोषण में समर्थ होंगे, जिससे मनुष्य के जीवन स्तर में उत्थान होगा और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। ठीक है। ब्राज़ील तुल्य प्रदेशों का विस्तार विश्व के 3 प्रमुख भागों में है: दक्षिण पूर्व एशिया, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। एशिया का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, दक्षिण पूर्व में स्थित हिंद, चीन, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस आदि देशों में घने जंगल, पर्याप्त खनिज पदार्थ, कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसके फलस्वरूप वहाँ वर्तमान जनसंख्या से अधिक मनुष्यों के पोषण की क्षमता विद्यमान है। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ वर्षा प्रचुर वन प्रदेशों और सवाना घास के प्रदेशों में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज पदार्थ, कृषि योग्य भूमि, जल विद्युत उत्पादन की क्षमता आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु इनमें से अधिकांश अविकसित तथा उपेक्षित हैं। ठीक है, यानी कि आधी तो ये अविकसित और उपेक्षित हैं, लेकिन अगर प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इन संसाधनों का पूर्ण विकास होगा, जिससे यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा। भविष्य में यहाँ नवीन प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी नवीन वैज्ञानिक ज्ञान तथा तकनीकों के प्रयोग से जब इनके संभाव्य संसाधनों का उचित विकास हो जाएगा तो यहाँ वर्तमान से बहुत अधिक मनुष्यों के पोषण की क्षमता प्राप्त होगी और ये प्रदेश धन धान्य से पूर्ण और विकसित प्रदेशों में से एक हो सकेंगे। ठीक है। वहीं लैटिन अमेरिका में जैसे कि ब्राज़ील का विशाल पठारी भाग, वेनेजुएला, बोलिविया, भीतरी अर्जेंटीना, पराग्वे आदि क्षेत्र इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। इसके अंतर्गत अधिक विस्तार वाले शीत मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल शामिल हैं, जो अत्यधिक शीत तथा अथवा शुष्कता के कारण वनस्पति विहीन और लगभग या पूर्णतः जन विहीन प्रदेश हैं। यहाँ समुद्र तथा समुद्री जीवों से संबद्ध संसाधनों, जल शक्ति, कुछ प्रमुख खनिज पदार्थों जैसे कि पेट्रोलियम के भंडार विद्यमान हैं। भविष्य में प्रौद्योगिकी के विकास होने पर इन अदृश्य संसाधनों के उपयोग के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं, यानी कि खुल सकते हैं, जिससे इन प्रदेशों के आर्थिक महत्व बढ़ने की प्रबल संभावनाएं विद्यमान हैं। विश्व के बड़े बड़े उष्ण मरुस्थल इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जैसे अफ्रीका में सहारा, कालाहारी, एशिया में अरब मरुस्थल, थार का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, तुर्कमेनिस्तान का मरुस्थल, दक्षिण अमेरिका में जैसे अटाकामा का मरुस्थल, पैंटागोनिया का मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका का मरुस्थल, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के विशाल मरुस्थल इसी प्रकार के प्रदेश में हैं, जो भीषण शुष्कता के कारण वनस्पति विहीन हैं तथा जल के अभाव में कृषि के लिए अनुपयुक्त हैं। लेकिन आज के समय में ये अनुपयुक्त हैं, लेकिन अगर भविष्य में प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो इन संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और वह लोगों के आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। दोस्तों, विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थलों को यहाँ इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे अटाकामा मरुस्थल आपका चिली देश में पड़ता है। ठीक है, पेंटागोनिया मरुस्थल यहाँ पे है जो कि अर्जेंटीना में है। ठीक है, नामीब डेजर्ट नमीबिया में है आपका। सहारा मरुस्थल आपका ये रहा। सोनेरान मरुस्थल जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, यानी उत्तरी अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में मरुस्थल हैं बहुत सारे, वो भी हैं। अरेबियन मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल जो कि चाइना में पड़ता है। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में है
और सेंट्रल एशिया के कुछ मरुस्थलों को दिखाया गया है। दोस्तों, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रही है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर उपलब्ध संसाधन जो हैं जैसे कि पेट्रोलियम है, वन है या कृषि योग्य भूमि है, इनका उपयोग किया जा सकता है जो देश के आर्थिक विकास में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में, जो कि एकरमैन महोदय ने 1967 में दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताए: यूएसए तुल्य, यूरोपीय तुल्य, चीन तुल्य, ब्राज़ील तुल्य और आर्कटिक तुल्य प्रदेश बताए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF होगा आपको वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के पहले कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।